हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो मूविंग ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द पावर। अभी तक अपन ने जो भी देखा है वो सब देख ही लिया है। अभी तक जो भी देखा है वो सब देख ही मतलब पढ़ ही चुके हैं सारी चीज़। तो अभी जो टॉपिक बचा हुआ है वो उसको देख कवर करते हैं। उसका नाम है पावर। क्या? पावर। पाउडर नहीं, पावर। तो पावर देख लेते हैं भाई, पावर क्या होती है ये। पावर, पावर। तो आपने ये टर्म कैसे, कहाँ से आई है टर्म? देखो, वर्क कितना किया जा रहा है ये ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, वर्क कितने टाइम में किया जा रहा है, कितनी जल्दी किया जा रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसी को डिफाइन करने के लिए पावर का जन्म हुआ था। क्या पावर का जन्म हुआ था? हाँ बिल्कुल बच्चों, इसीलिए पावर का जन्म हुआ था। किस जैसे कि आप कितने फिट हो, इसका मतलब आप ज़्यादा काम कर सकते हो। इसका मतलब ये ज़्यादा ज़्यादा दौड़ सकते हो। जैसे आप ज़्यादा दौड़ सकते हो मतलब आप ज़्यादा फिट हो। आप क्या, ठीक है, आप ज़्यादा कार्य करने की एफिशिएंसी आपकी। लेकिन क्या आपकी पावर ज़्यादा है? इसको डिफाइन करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप कितने कम काम में ज़्यादा काम कर सकते हो। आप काम तो ज़्यादा कर सकते हो लेकिन कितने कम काम में कितनी जल्दी काम को कर सकते हो, ये डिफाइन करेगा आपकी पावर। ऐसे ही जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया कि कोई ऊपर चढ़ रहा है, लिफ्ट सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ रहा है, तो कितनी जल्दी ऊपर चढ़ रहा है, कितने कम टाइम में ऊपर चढ़ रहा है, तो वो उसकी पावर को बताएगा कि इसके अंदर पावर ज़्यादा है। कि इसके अंदर जो जल्दी सीढ़ियों पे ऊपर चले जाएगा। दो पर्सन है, वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। एक चढ़ रहा है भाई 1 घंटा लगा रहा है ऊपर तक पहुंचने में, लेकिन दूसरे वाले ने 5 मिनट में। ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो गया क्या ये? यदि कोई 1 घंटा लगाएगा तो दूसरा का थोड़ा 45 मिनट्स लगा सकता है, 50 मिनट लगा सकता है। मतलब वो इससे कम टाइम लगा रहा है। जो कम टाइम लगा रहा है उसी काम को करने में, तो भाई उसके पास पावर ज़्यादा हुई ना। तो पावर किसके पास ज़्यादा हुई? जो कम टाइम में उस ज़्यादा काम को कर ले रहा है। या फिर जितने काम को करने के लिए जितना टाइम लग रहा है, जितना कम टाइम लग रहा है, मतलब उसके अंदर पावर उतनी ज़्यादा है। तो पावर क्यों डिफाइन हुई थी? कि ये देखने के लिए कि काम कर रहा है, कोई एनर्जी कंजम्पशन वहाँ पे हो रहा है, लेकिन कितने कम टाइम में वो काम हो जा रहा है, इसीलिए पावर डिफाइन हुई। तो पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क पर यूनिट टाइम। पावर इज डिफाइंड लाइक दिस। पावर ऐसे डिफाइन है। यदि इसको डिफरेंशियल फॉर्म में बोलें तो ये dw/dt, ये पार्शियल फॉर्म में, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में यदि आपको वर्क दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन कर देना टी के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगी पावर। dw/dt होती है। ठीक है, ये जो है वर्क जो है F.S, ये होता है, आपको पता है। तो यहाँ से यदि फोर्स कांस्टेंट है आपका तो इस तरह से आप कर सकते हो। यदि आपका फोर्स कांस्टेंट है तो F × ds/dt क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। और ये कौन सी वेलोसिटी है? उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। यहाँ पर जो v है वो वेलोसिटी है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस। उस स्टैंड पे, जिस स्टैंड पे आप पावर निकाल रहे हो ना, उस स्टैंड की वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है एट दैट टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो? यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। उसके आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, कौन सी वाली? इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको पावर पता चल गई। तो पावर कैसे डिफाइन है समझ आए? मतलब जितनी जल्दी, मतलब जितने कम टाइम में, जल्दी का मतलब ये हुआ टाइम कम लगेगा किसी काम को करने में, जितने कम टाइम में आप काम को कर लोगे पावर उतनी ज़्यादा होगी। बिकॉज पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम जितना कम लगेगा किसी काम को करने में, पावर आपके पास उतनी ज़्यादा होगी। पावर उतनी आपके पास ज़्यादा होगी। और जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। तो वर्क जितना ज़्यादा हो रहा है, वर्क जितना ज़्यादा मतलब पावर उतनी ज़्यादा। तो ये दो चीज़ों पे डिपेंड है। जितना ज़्यादा वर्क होगा, जितना ज़्यादा वर्क आप कर पाओगे, मतलब आपकी पावर ज़्यादा है। और जितने कम टाइम में यदि कर पाओगे तो पावर ज़्यादा है। मतलब पावर किस किस पर डिपेंड कर रही है? वर्क पर। कितना ज़्यादा वर्क किया, मतलब ज़्यादा वर्क कर रहे हो मतलब पावर ज़्यादा है आपके अंदर। और यदि आप जल्दी कर रहे हो उस वर्क को, मतलब टाइम भी कम लग रहा है, तो और भी ज़्यादा पावर है। क्योंकि पावर को डिफाइन करने के ये दो तरीके हैं। आप इस बात को समझिए। मैं ज़रा अपना फ़ोन चेक कर लूँ इसमें ये वीडियो सही आ रही है या नहीं आ रही। 1 मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ तक ही आ रही है। लेकिन तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, इससे नीचे में नहीं लिखूँगा, इससे नीचे मैं नहीं लिखूँगा। तो ये मैंने खींच दी लाइन, ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी और इसके नीचे अब मैं नहीं लिखने वाला। तो ये हो गया आपका पावर डिफाइन हो गई। ठीक है, अब आप बात करते हैं घरों में जो बिजली आती है। बिजली बिजली बिजली, जो लाइट आती है, लाइट को जनरली आपने जो देखा होगा कि मेरे लाइट कंजप्शन अब इतनी यूनिट हुई, आपने देखा ना, इतनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना यूनिट आया है, 90 यूनिट आई है इस बार। तो 90 मल्टीप्लाइड बाई जितना भी पर यूनिट चार्ज होता है, जैसे 10 यदि चार्ज हुआ, 10 पर यूनिट चार्ज है तो 90 यूनिट आई तो 900 रुपये आपका बिल आ जाएगा। वो यूनिट क्या होती है? वो एनर्जी की यूनिट होती है, वो एनर्जी की यूनिट होती है, ना कि वो पावर की यूनिट होती है।
वो एनर्जी की यूनिट होती है और एनर्जी की यूनिट होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, तो देखते हैं किलोवाट आवर और पहले पावर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो पावर को जो यूनिट मिली है वो है वॉट। पावर को डिफाइन करते हैं वॉट से, और वॉट कहाँ से आया? जेम्स वॉट एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से ये आया, जिन्होंने स्टीम इंजन डिज़ाइन किया था, जेम्स वॉट, उन्हीं के नाम से ये वॉट, उनके सम्मान में इसको पावर को यूनिट दी गई वॉट। और वॉट को यदि देखा जाए तो ये होती है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को बोला जाता है वॉट। तो आपने देखा होगा कि मेरे घर में इतने वॉट का बल्ब लगा है, इतने वॉट का बल्ब लगा है। वॉट मतलब इतने वॉट का ये हीटर है। जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनकी जनरली आपने देखा होगा रेटिंग किस में होती है? वॉट में। तो मतलब वो उसकी पावर की रेटिंग है, उसकी पावर की रेटिंग है। पावर मतलब वो कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, कितनी टाइम में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, मतलब एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, वो होती है उसकी पावर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि जो यूनिट होती है वो क्या होती है। जैसे आपने एक 100 वॉट का बल्ब लिया, क्या लिया? 100 वॉट का बल्ब लिया, तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 10 आवर्स में? तो एनर्जी कंजम्पशन निकालने के लिए भाई पावर जो होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या है? मतलब एनर्जी कंज्यूम, वही वर्क मतलब एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से एनर्जी कितनी आ जाएगी? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। अब आपको पता है भाई मुझे एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, कोई बल्ब है जो 100 वाट का, मतलब पावर कितनी है उसकी? 100 वाट। वॉट मतलब समझ गया ना, जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब वो 10 आवर्स में जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा 10 आवर्स में, तो यहाँ से यदि मैं निकालूँ इसको, तो ये भाई ये कंज्यूम करेगा 1000 यहाँ से आएगा वॉट आर। 10 आवर्स में ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेगा, कितनी? 1000 वॉट इंटू आर। और यही एनर्जी होती है, यही एनर्जी हो जाएगी। इसको 1000 को मैं इधर हटा दूं तो इसको वॉट को किलोवाट लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट, तो इसको लिखूंगा 1 किलोवाट आर। और यही होती है एक यूनिट। इसका मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यदि एक 10 वॉट का बल्ब है, यदि आप उसको लगातार 10 घंटे तक जलाते हो तो आपकी वो रीडिंग 1 यूनिट बना देगा। मतलब आपको 1 यूनिट का बिल पे करना पड़ेगा। यदि आपका 100 वाट का बल्ब 10 आवर्स तक जलता रहता है तो 1 यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाती है। आपको 1 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा। कितना? आपको 1 यूनिट का। यदि एक 100 वॉट का बल्ब 10 आवर्स तक जलता रहता है तो वो 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। बात आप समझे या नहीं? इसको ढंग से देख लो, इसको ढंग से देख लो। ये मैंने कैसे किया कि 10 वॉट का बल्ब था, 10 आवर्स तक जला तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई? पावर इंटू टाइम ये किया तो 1000 वॉट इंटू आर आ रही थी, तो 1000 की जगह मैं लिख सकता हूँ इसको किलोवाट लिख सकता हूँ वॉट को। तो ये 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर ये होती है यूनिट। इसी को जनरली जो बोला जाता है यही होती है अपनी यूनिट। तो 1 यूनिट बिजली का बिल आ जाएगा आपका, 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अभी इसको देखते हैं कि 1 किलोवाट आर का मतलब क्या हुआ। किलोवाट मतलब 10⁻3, आर मतलब 3600 सेकेंड। तो ये कितना आ रहा है देखो, किलोवाट को मैंने वॉट कर लिया और इसको मैंने कर लिया सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड। जूल क्या ये वॉट क्या होती है? जूल बाई सेकेंड। तो वॉट इंटू सेकेंड मतलब जूल, ये एनर्जी की यूनिट है, मैंने अभी भी बताई थी। ये एनर्जी कंज्यूम है ना कि पावर है। तो यहाँ से जो एनर्जी मतलब जूल में कितनी आ गई? 1 किलोवाट आर मतलब 1 यूनिट एनर्जी का मतलब कितनी एनर्जी होती है वो? 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यही आपकी एनर्जी होती है किसमें? 1 किलोवाट आर में। 1 किलोवाट आर मतलब इतने जूल एनर्जी कंजप्शन। 1 किलोवाट आर मतलब 1 यूनिट का मतलब इतनी एनर्जी आपने कंज्यूम कर ली, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। समझे आप? तो पावर आपको समझ में आई सी? पावर आप कैसे निकाल सकते हैं? यदि आपको वर्क दे रखा है तो, यदि आपको वर्क दे रखा है टाइम की फॉर्म में, तो आपको क्या करना है? सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि जो पावर का मैंने फॉर्मूला बताया था dw/dt बताया था। यदि आपको वर्क की एक इक्वेशन दे रखी हो टाइम की फॉर्म में तो dw/dt मतलब उसका डिफरेंशिएशन करके आप पावर निकाल सकते हो। ठीक है, समझे आप? यदि आपको फोर्स और वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे रखी है तो डायरेक्टली आप उनको मल्टीप्लाई करके पावर निकाल सकते हो। यदि आपको फोर्स की वैल्यू पता है और वी की वैल्यू पता है, मतलब वी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दोनों पता है तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके पावर निकाल सकते हो। तो ये पावर के 2 फॉर्मूले आपको समझ आए, फोर्स इंटू वेलोसिटी या dw/dt। ओके, या फिर वर्क पता है, वर्क कितने टाइम में वो वर्क हो पा रहा है, तो वर्क अपॉन टाइम, ये भी पावर का फॉर्मूला है। वही इसी का तो ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात आई थिंक नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात करेंगे कोलिजन की, थोड़ी सी। क्यों सर थोड़ी सी क्यों करोगे, पूरी बात इसलिए नहीं करूँगा मैं क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है अपना रोटेशनल मोशन वाला, उसमें ये डिटेल में बात करी जाएंगी। तो थोड़ी सी बात अभी कर लेते हैं किसी कोलिजन। कोलिजन मतलब होता है दो चीज़ों का आपस में टकराना, कोलाइड करना, एक दूसरे से टक्कर मारना। तो जो कोलिजन है मेनली जो अपन डिस्कस करते हैं अपने लिए, वो दो तरह का हो सकता है। जो अपन डिस्कस करते हैं वो दो तरह का हो सकता है, वैसे तो तीन तरह का है। इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक, दूसरा इन इलास्टिक, और थर्ड यदि मैं इसी में कैटेगराइज कर दूं तो पार्शियल इलास्टिक, और वी कैन से इट इज़ पार्शियल इन इलास्टिक। दोनों में से कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको, पार्शियल इलास्टिक, पूरी तरह से इलास्टिक नहीं है ये है। तो इलास्टिक मतलब 100% इलास्टिक कोलिजन कौन सा होगा, मतलब कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन होने के लिए कंडीशन क्या रहेगी वहाँ पे, मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम का, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। यदि कोई इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन यदि इनलास्टिक भी है तो भी उसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्वेशन हर जगह वैलिड रहेगा, इसमें भी यही होगा। लेकिन किसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जैसे दो बॉडी हैं ये आपस में टकराई भाई, इसका ये v1 वेलोसिटी जा रही थी, ये दोनों फिर आपस में टकरा गई, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v3 और दूसरे वाले की वेलोसिटी हो गई v4। ठीक है, तो अब मुझे चाहे इनका टक्कर किस टाइप का भी हो, इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, पार्शियल इलास्टिक हो, तीनों ही केस में जो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम होंगे, मोमेंटम सेम रहेंगे। पर इनिशियल मोमेंटम का मतलब समझ रहे हो ना, इसका यदि मास m1 है, ये m2 है, ये तो m1 ही है भाई, इसकी वेलोसिटी तो चेंज हुई है, मास थोड़ी चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इक्वल टू m1 इंटू v3 प्लस m2 इंटू v4। यहाँ से क्या बात समझ आई कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी का नहीं, पूरे सिस्टम का। जो जिन बॉडियों ने आपस में कोलाइड किया था उनका इनिशियल मोमेंटम एडिशन, दोनों का इनिशियल मोमेंटम यदि ऐड करोगे मतलब इस सिस्टम का मोमेंटम आ जाएगा। इस सिस्टम का मोमेंटम जो कोलाइड कर रहा है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है। बात समझ में आई या नहीं। मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब समझ रहे हो ना, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होगा ऐसा नहीं है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये जब टकरा रहे हैं तो ये टकराने के बाद कुछ पास में आए होंगे, तो थोड़ा सा पास में आए होंगे तब भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टकरा जाएंगे तब भी मोमेंटम कंजर्व, टकराने के बाद भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन किसका कंजर्व रहेगा, सिस्टम का। इतना याद रखना बस, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे कंजर्व रहेगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व रहेगा ऐसा नहीं बोलना है आपको, पूरा आपको बोलना है सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इस कंजर्व का मतलब ही ये होता है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मोमेंट कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल रहेगा। लेकिन किसका, सिस्टम का, इंडिविजुअल बॉडी का नहीं। इंडिविजुअल बॉडी का तो मोमेंटम चेंज हो रहा है भाई, देखो इसका कितना इनिशियली m1 v1 है, लेकिन इसका कितना हो गया बाद में m1 इंटू v3, तो भाई ये मोमेंटम तो चेंज हो गया ना, मास सेम है, वेलोसिटी अलग अलग हो गई तो मोमेंटम चेंज हो गया। लेकिन नहीं, किसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सिस्टम का। यदि सिस्टम की बात करें तब मोमेंटम कंजर्व है, इंडिविजुअल बॉडी का कंजर्व नहीं रहे। तो तीनों ही केस में मोमेंटम कंजर्वेशन आपको लगाना ही लगाना है, तीनों ही केस में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, चाहे इलास्टिक ओरिजिन हो, इनलास्टिक हो या पार्शियल इलास्टिक हो। सेकंड केस, इसमें एक अच्छी बात है, इसमें होता है भाई कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। लेकिन किसकी, सिस्टम की। इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएंगी भाई, ये देख रहे हो यहाँ पे। मैं सिर्फ इसी बॉडी की बात करूँ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर। लेकिन इसी बॉडी की बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m1 v3 स्क्वायर। तो भाई जब वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल सेम रहती है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी होगी उतनी ही फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन किसकी, सिस्टम की। मतलब इन दोनों का इनिशियल एडिशन करो इक्वल टू होगा फाइनल इन दोनों का एडिशन, मतलब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। यदि इस वाले केस में एग्जांपल लूँ तो आप क्या करोगे, यहाँ पर हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v3 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v4 स्क्वायर। समझिए आप।
अब एक चीज़ याद रखना, इसमें आप ये नहीं बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्व होने का मतलब ये होता है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो सेम है। यदि मैं थोड़े से टाइम के बाद निकालूं तब भी सेम है, और किसी टाइम के बाद निकालूं मतलब सेम रहेगी हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन ऐसा नहीं। काइनेटिक एनर्जी रहती है सेम, लेकिन कौन सी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी। बीच में जब टक्कर हो रही है तब भाई काइनेटिक एनर्जी कम ज़्यादा कुछ ना कुछ चक्कर उसमें पड़ सकता है, जब जस्ट वो टकरा रहे। आपको क्या बताना है कि इनिशियली जब सिस्टम ने टकराने से पहले और टकराने के जब बाद में वो सेपरेट हो गए, तब मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल जितनी होगी उतनी ही फाइनल होगी। इनिशियली जितनी एनर्जी होगी उतनी ही फाइनल होगी। मतलब आपको क्या बोलना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन के केस में ऐसा नहीं है। इन इलास्टिक कोलिजन के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। और सेम इसमें पार्शियल इलास्टिक में, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, वो चेंज होती है। और होता क्या है इसमें, होता क्या है एक्चुअली में, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है इन इलास्टिक कोलिजन में। और इसमें भी सेम यही केस होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन की एक बात और नोट कर लो यहाँ पर, एक थर्ड पॉइंट बना के। यदि दो मास हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उनका कोलिजन है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब आप समझा देता हूँ मैं आपको, कि यदि इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के अलोंग इसकी वेलोसिटी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और इस बॉडी की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, और इसमें इसकी वेलोसिटी मतलब इस मास की वेलोसिटी ये m1 है, ये m2। इसकी m2 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, m2 के सेंटर मास की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, और दोनों को मिलाने जॉइनिंग लाइन की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी मतलब ये एकदम सामने से आगे टकरा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है हेड ऑन कोलिजन का मतलब सामने से आगे टकरा रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि ये इधर आए अप्रोच करें, ये सेपरेट करें, लेकिन चीज़ें क्या सेम रहेंगी कि ये दोनों हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, एक दूसरे से आमने सामने आगे टकरा रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरे टाइप का कोलिजन कौन सा होता है? दूसरे टाइप का कोलिजन होता है, ये है आपका, ये देखो, ये ऐसे टकराए और टकराने के बाद एक ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया, मतलब किसी एंगल पे मूवमेंट हो गया। मतलब ये ऑब्लिकली टकराए थे, मतलब एक दूसरे से हेड ऑन टक्कर नहीं हुई, ऑब्लिकली टकराए। और कैसे टकराए? 2 डायमेंशन मोशन अभी इनका होगा। इनका मोशन कैसा होगा? 2 डायमेंशन। देखो, इसके यदि कंपोनेंट करूँ वेलोसिटी के, तो एक एक्स में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है, इसका भी एक्स में भी आएगा, एक वाई में भी आएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में ये एक तो 1 डायमेंशन मूवमेंट है, एक ही डायमेंशन मूवमेंट हो रहा है। और कोलिजन कैसा? आमने सामने से, एकदम सामने से टकरा रहे हैं, किसी एंगल पे आके नहीं टकरा रहे, वो एकदम हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। मतलब सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के सामने आके ऐसे टकरा रहे हैं, किसी एंगल पे आके नहीं टकरा रहे हैं। ऐसा नहीं किसी एंगल पे ही टक्कर मार रहा है इसको, नहीं, एकदम हेड ऑन कोलिजन ये कर रहा है। और हेड ऑन का मतलब इसका समझ गए आप, कि दोनों की वेलोसिटी इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग जा रही है और वो आपस में फिर टकरा जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में यदि 2 बॉडी है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है भाई m2, ये दोनों यदि आपस में टक्कर खाते हैं तो आप ये तीनों चीज़ें लगा के आप इनका निकाल सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। लेकिन यदि इन दोनों के मास सेम हुए, यदि इन दोनों के मास सेम हुए और कोलिजन हुआ इलास्टिक, तो क्या होता है? होता ये है कि जब टक्कर मारने के बाद ये दोनों एक दूसरे से वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेते हैं। बस वेलोसिटी का सिर्फ एक्सचेंज हो जाता है भाई, वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज हो जाती है। आपको यहाँ तक दिख रहा है, यदि इसकी इस वाले की इनिशियल वेलोसिटी v थी, दूसरे वाले की फाइनल इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो बाद में क्या होगा, टक्कर होने के बाद जो ये वाला है, ये वाला मास है, उसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, दूसरे वाले की v हो जाएगी। मतलब ये दोनों आपस में वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे। हेड ऑन कोलिजन है, यहाँ पे 1 डायमेंशनल कोलिजन की बात कर रहा हूँ, हेड ऑन कोलिजन है। यदि उसमें 2 सेम मास की बॉडी आपस में इलास्टिक कोलिजन करती हैं तो उनकी वेलोसिटी आपस में स्वैप हो जाती है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है। वेलोसिटी एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगी, जितनी इस वाली बॉडी की पहले इनिशियल एनर्जी होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो दूसरे वाले मास की वेलोसिटी बन जाएगी फिर, और जो इस वाले मास की थी वो इस वाले मास की वेलोसिटी बन जाएगी। मतलब वेलोसिटी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। कब? जब इलास्टिक कोलिजन हो और दोनों बॉडी का मास सेम हो। कैसा कोलिजन है? हेड ऑन कोलिजन है, एक दूसरे से आमने सामने कोलिजन है। और किस टाइप का? 1 डायमेंशन कोलिजन की बात हो रही है हमें, ठीक है। इन इलास्टिक के केस में ऐसा नहीं होता, ये दोनों के मास सेम है, तो ये
ऐसा नहीं करती, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप ये वेलोसिटी एक्सचेंज कर दोगे, ये सिर्फ केस में पॉसिबल है, इलास्टिक वाले केस में। और ये कैसे फॉर्मूले से डेराइव होकर आ जाता है, ये इजी है, लेकिन मैं आपको इसी शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब, तो उसमें अपन डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा उसमें शॉर्ट में समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोलिजन होता क्या, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई, 3 टाइप के कोलिजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक और पार्शियल कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक में क्या कंडीशन होती है कि मोमेंटम कंजर्व करोगे आप, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दोगे। और इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ ये कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती, वो कम हो जाती है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, सिर्फ सेम इसी भी केस में। अच्छा, पार्शियल इलास्टिक कोलिजन के केस में भी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर एक टर्म होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, COR, इसको ई से डिफाइन है। ये क्या होती है ये क्या होती है, कोलिजन की जो वेलोसिटी, मतलब ये कैसे डिफाइन है, इसको डिफाइन किया जाता है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। ये होता है भाई आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये कैसे आता है, देखो 2 बॉडी है, ठीक है, ये 2 बॉडी है भाई, आपस में इनमें टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद इनकी कुछ वेलोसिटी है। मैं मान लेता हूँ कि ये चल रही थी भाई U1 वेलोसिटी से, और ये जा रही थी आपकी U2 वेलोसिटी से, और ये टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई V1, इसकी वेलोसिटी हो गई V2, ठीक है। ये इसका मास है, ये इसका मास है, और ये तो भाई यही वाला बॉडी तो सेम है ना, M1 M2 रहेगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, टक्कर होने के बाद ये एक दूसरे से अलग अलग जा रही हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे से अलग अलग जाना है, मतलब V2 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी V1 से इनिशियली, तभी तो ये सेपरेट हो पाएंगे। यदि इन्होंने एक दूसरे के पास है, इन्होंने टक्कर मारी, इन दोनों को सेपरेट होना है, तो मतलब V2 की वेलोसिटी ज़्यादा है, तभी उससे दूर जा पा रही V1 से। तो ऊपर लिखोगे आप V2 माइनस V1 अपॉन नीचे, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, लिख लेना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब देखो इनिशियल केस में ये क्या कर रही है, वेलोसिटी एक, मतलब ये टक्कर कब हो सकती है, जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही होंगी। टक्कर कब होगी, जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, अप्रोच, कुछ याद आया अप्रोच। तो भाई इसको अप्रोच करने के लिए, इनको दोनों के पास आने के लिए आपको पता है कि U1 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू U2, तभी ये दोनों एक दूसरे को, तो अभी ये दोनों एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, अप्रोच, मतलब एक दूसरे के पास आ पाएंगे। यदि U1 की वेलोसिटी कम हुई तो ये कभी U2 के पास ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि U2 की वेलोसिटी ज़्यादा है, वो तो आगे निकलती जाएगी। लेकिन यदि U1 की वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो वो इसके पास आएगी और टक्कर हो पाएगी। तो इसीलिए नीचे देखो U1 माइनस U2 किया है, जबकि बाद में ऊपर V2 माइनस V1 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इनको सेपरेट होना है, तो सेपरेट होने के लिए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी इससे दूर भाग पाएगा और ये पीछे रह जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, VOA, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच में आपको पता है कि मैंने अप्रोच में ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि U1 माइनस U2 कैसे आया, ये आप समझ गए ना। U1 माइनस U2 मैंने क्यों लिखा, ये आपकी बात समझ में आई या नहीं आई, आपके दिमाग में घुसी या भेजी में घुसी या नहीं घुसी, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिड्यू, कोलिजन वगैरह ये सब चीज़ समझ आई आपको। अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूँ क्या, पर न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड मैं नहीं कराने वाला, इससे रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल करने वाले कहाँ, रोटेशन मोशन में, पार्टिकल्स के नेक्स्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये हटा देते हैं भाई, अभी बात कर लेती हैं ये सब चीज़ें सिर्फ आपको आज पढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है ये मेरी तरफ से इस चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अभी कुछ क्वेश्चन करती हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरह है, देखो अच्छे क्वेश्चन करा देती हैं आपको। देखो एक यहाँ पर पूरे में इसमें एक चैन है भाई, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, मुझे हाय तेरे भाई मेरी जान, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये इसका ये सेमी सर्कुलर पाथ है, इसमें एक चेन रखी हुई है इस तरह से कुछ, ठीक है, इस तरह से चेन रखी हुई है। जैसे ही आपने चेन को, ये यहाँ पे बैलेंस पोजीशन में थी, आपने चेन को हल्का सा ऐसे खींच दिया, खींचोगे तो ये चेन गिरेगी नीचे। अब ये नीचे गिरने लगी भाई, ये नीचे गिरने लगी, यह नीचे गिरने लगी, यह नीचे गिरने लगी, यहाँ नीचे करने लगी, यहाँ नीचे करने लगी,
तो मैं इस एक कड़ी को हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए कि ये चेन ये पूरी यहाँ पर थी पहले, फिसल के नीचे गिरने लगी। अब आपसे पूछा है कि जब ये यहाँ से नीचे गिर रही है, ये पूरी चेन जब नीचे गिर चुकी, मतलब यहाँ से गिर चुकी, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। वो वेलोसिटी आपसे पूछ ली कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें कंटिन्यूसली लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। वो बस थोड़ा सा किसी ने खींचा हुआ या किसी वजह से थोड़ी सी नीचे गिर गई, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स, और भी कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं है। तो ये बताओ इसमें एनर्जी बैलेंस लगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल, यही मैंने यहाँ बताया था आपको, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होता है। जब अपन ने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था तो ये पूरा पढ़ा था भाई। इसमें ये दोनों फोर्स जब दोनों के वर्क जब जीरो हो जाते हैं तभी ये एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब फाइनल इक्वल टू इनिशियल। ये कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं शो हो रहा, और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी एयर फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी काउंट नहीं करना, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो। एक्सटर्नल फोर्स मुझे दिख नहीं रहा कोई भी लग रहा हो, तो मतलब आप ये एनर्जी क्या बैलेंस कर सकते हो, एनर्जी को इक्वल कर सकते हो। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई। तो मतलब इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती हैं? बोलो जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, के प्लस यू है। ठीक है, आपको बोल दिया इसकी जो रेडियस है भाई, इसकी जो रेडियस है वो है आर। ठीक है, यदि इसकी रेडियस आर है तो भाई ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी टोटल? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यदि ये पूरा का पूरा सर्किल होता, यदि ये सर्किल पूरा होता तो क्या होता? तो ये 2πr होती है ये वाली टोटल लेंथ। लेकिन क्योंकि ये सर्किल आधे सर्किल पे रखी हुई है, मतलब जो इस सेमी सर्कुलर पाथ की लेंथ है वो इस चेन की लेंथ भी होगी, तो मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2πr/2। 2πr पूरे सर्किल की होती है सर्कमफेरेंस, तो ये हो जाएगी πr, ये कैपिटल आर। ठीक है, तो आपको इसकी लेंथ पता चल गई, πr हटा देते हैं। बस मुझे यही बताना था कि इसकी लेंथ जो है πr। अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताओ कि मैं इसको मान लेता हूँ रेफरेंस पॉइंट। यदि मैं इसको मानता हूँ रेफरेंस पॉइंट, तो मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। रेफरेंस पॉइंट का मतलब यही होता है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो। अब मुझे बताओ जब ये नीचे गिर रही होगी भाई, तो ये बताओ इसकी टोटल लेंथ कितनी है? मैंने अभी अभी आपको बताई, πr। ये टोटल πr है। तो जब ये नीचे गिर रही होगी तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? इस पोजीशन में तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से दूरी पे होगा πr/2। πr/2 पे जब ये नीचे गिर रही है तब तो मैं फाइनल चीज़ों की बात कर लेता हूँ। जब ये नीचे इस तरह से नीचे गिर चुकी है तो भाई πr/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यदि πr/2 पे इसका सेंटर ऑफ मास है और मैंने इसको रेफरेंस लिया है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है इस वाली लाइन पर, तो इस वाली लाइन से इसका सेंटर मास कितना नीचे है? πr/2 पर। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे की बात कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव होगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसका मास कितना है? मैं मानता हूँ इस वाली चेन का टोटल मास है m g इंटू h मतलब रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट पर उसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये mg πr/2। समझ रहे हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली मैंने? mg πr/2। πr/2 कैसे आया आपको समझ आएगी नहीं बात? क्योंकि ये पूरी लेंथ πr थी, तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से आधी डिस्टेंस पर ही होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट है, अभी स्ट्रेट है, मतलब πr/2 पे होगा। m इसका टोटल मास है, इस वाली टोटल लेंथ पे जो मास है वो mg है, मतलब इस चेन का टोटल मास mg हो गया। mg इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से नीचे है तो नेगेटिव में लिख दिया मैंने। ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इसका टोटल मास m इंटू इसकी वेलोसिटी जो आपको निकालनी है v²। ये फाइनल केस मैंने सॉल्व कर दिया। मतलब ये जब ये नीचे हो गई एकदम स्ट्रेट हो गई, तब मैंने पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दी इसकी और काइनेटिक एनर्जी भी लिख दी जो कि आपको निकालनी है। लेकिन जब ये चेन इस पर रखी हुई है, जब ये चेन इस पर इनिशियली रखी हुई, अब इनिशियल की बात करेंगे ना, इनिशियली जब इस पर रखी हुई तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं भाई, ये चुपचाप पड़ी हुई है, कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसकी। लेकिन क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी है? बोलो 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 बोलो। तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए यहाँ तो आपको पता हो कि भाई यदि सेमी सर्कुलर पाथ में ऐसे कुछ रखी होती है, मतलब सेमी सर्किल का जो सेंटर ऑफ मास होता है इस पॉइंट से कितना ऊपर होता है, इस पॉइंट से कितना ऊपर होता है, इस पॉइंट से कितना ऊपर होता है, यदि वो आपको पता है 2r/π ऊपर होता है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की इस वाली पोजीशन से कितनी हाइट है, तो वो होती है भाई 2r/π पर। तो डायरेक्ट आप ऐसे कर देते। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि आपको
मैं मान लेता हूँ कि अभी आपको नहीं पता, अगले चैप्टर में तो ये पता चली जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपको निकालना पड़ेगा भाई, आपको निकालनी पड़ेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका DMZH, बोलो रे बोलो DMZH ये होता है कि नहीं। इसके लिए आप वही वाली टेक्निक, यहाँ से थीटा एंगल पर ये एक डिस्टेंस कितनी होती है RD थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल D थीटा होता है। आर्क जो होती है रेडियस इंटू ये एंगल है R इंटू D थीटा, ये वाली आर्क आ जाती है। और यहाँ से आपको पता ही है कि जब ये R है, ये डिस्टेंस R है, तो ये R cos थीटा, ये R sin थीटा, मतलब H की वैल्यू इस वाले मास के लिए R sin थीटा होती है। उसी तरह से आप करोगे। DM की वैल्यू अभी आपको निकालनी है, DM की वैल्यू अभी आपको निकालनी, तो निकालने का तरीका बता देते हैं, प्यारा तरीका है भाई। यदि टोटल मास M है तो इसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है पाई आर लेंथ का मास है M, तो यूनिट लेंथ का मास M अपॉन पाई आर, ये हो गया यूनिट का। अब मुझे चाहिए DM का, तो DM भाई कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है RD थीटा पे, M बाई पाई आर इंटू RD थीटा, DM इतने पे इसका, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है M बाई पाई डी थीटा, M बाई पाई डी थीटा, M बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू Z इंटू H मतलब इस वाले DM मास की यहाँ से कितनी हाइट है भाई, तो ये है R साइन थीटा। अभी आपको ये करना पड़ेगा इंटीग्रेट, क्योंकि थीटा मतलब थीटा 0 से जाएगा और 180 तक जाएगा, तो थीटा की वैल्यू वेरी करेगी 0 to 180। ओके, तो यहाँ से ही मैं इसको बाहर ले लूँ, ये शायद मैं नीचे लिख रहा हूँ ज़्यादा, शायद इस जन्म में मुलाकात, ये बात समझ में आई आपकी। ये मास कैसे निकाला, यदि ये टोटल लेंथ पाई आर है तो इसमें मास कितना है M, यदि यूनिट लेंथ होती तो मास होता है इसमें M अपॉन पाई आर। यदि DM मास है, मतलब DM मास का मतलब समझ रहे हो, लेंथ कितनी है इसकी, कितनी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है DM RD थीटा पे, यदि RD थीटा लेंथ है तो यहाँ से M अपॉन पाई आर इंटू RD थीटा, मतलब ये मास आपका आ गया M बाई पाई इंटू डी थीटा। हटा देता हूँ इसको, अभी यहाँ पर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से यदि इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लो, M बाई पाई ZR, ये कांस्टेंट बाहर, अंदर बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ थीटा, माइनस कॉस ऑफ थीटा, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 to 180। ओके, माइनस बाहर ले लूँ, माइनस भी बाहर दे दिया भाई मैंने, ZR माइनस बाहर चला गया, कॉस 180 माइनस कॉस 0, ठीक है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180, यू हैव टू नो द ग्राफ। आप ये ग्राफ जिराफ पता होना चाहिए, जी बोलो जी, ये बोलो जी, बोलो 0 cos 0 1 होता है, यहाँ पर आती है वैल्यू 90 की, 90 की वैल्यू हो जाती है 0, और यहाँ पर 0 लिखूँगा ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से अब मैं इधर पहुँचूँगा इधर जब मैं पहुंचूंगा 180, तो 180 पे वैल्यू होती है भाई -1, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी -1, और cos 0 की वैल्यू अभी अभी आपको बताई मैंने 1, तो -m बाई पाई ZR, ये वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस ऑफ cos 0 1, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 2m बाई पाई इंटू ZR, ये इसकी क्या आई पोटेंशियल एनर्जी, 2m बाई पाई इंटू ZR। ये तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट भी बताई थी, लेकिन आपको पता नहीं जब तक, क्योंकि मैंने तो आपको बता दिया था, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से 2r/पाई ऊपर होता है, तो डायरेक्टली मुझे यदि इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हुई तो मैं कैसे लिख दूंगा भाई, मैं ऐसे लिख दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, m इसका मास है टोटल, ठीक है, जी तो कॉन्स्टेंट है, h मतलब इसकी सेंटर मास की यहाँ से कितनी हाइट होती है मुझे पता था, तो मैंने 2r/पाई लिख दिया, डायरेक्टली लिख सकता था, लेकिन इंटीग्रेशन वगैरह क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको पता नहीं इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे होता है, ठीक। तो आपने ये निकाला, वैल्यू वही आ रही है जो मैंने पहले बताई थी आपको। अब मुझे सारी चीज़ें पता चल गई। अब देखो KI मतलब इनिशियली इसकी यहाँ पे रखा हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस, क्या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव, बिल्कुल पॉजिटिव लिखोगे, क्योंकि इस रेफरेंस लाइन से ऊपर है ना भाई, ये इसका सेंटर ऑफ मास इसके रेफरेंस लाइन से ऊपर है ना, अरे बोलो जी,
इसका रेफरेंस लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पर लिखोगे पॉजिटिव। इसके लिए नेगेटिव क्यों लिखा? क्योंकि अपने रेफरेंस लाइन सेट करी थी, उससे नीचे चली गई ना चेन, तो मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए लिखी थी। फाइनल केस में, इनिशियल केस में ये पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी रेफरेंस लाइन से ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये बात आपकी समझ में आई, भेजे में खोपड़े में घुसी या नहीं? अच्छा जी, तो यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ वी स्क्वायर मतलब वी वेलोसिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आपको ये मतलब रीअरेंज करके आपको वेलोसिटी की वैल्यू निकाल देनी है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक थोड़ा, अरे यार ये मैंने क्यों उठा दिया, थोड़ा सा मैं ट्विस्ट इसमें डाल दूँ कि जो चेन है ना वो इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट ना होके सिर्फ इस वाले पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट है, और वैसे ही ये नीचे गिर रही है। पहले तो ये था इसकी लेंथ कितनी होगी, ये हो जाएगी पाई आर बाई 2, क्योंकि ये हाफ वाले में पाई आर आ रही थी तो 1/4 हो गया, क्योंकि ये टोटल सर्कल पे होती है तो 2 पाई आर, हाफ पे होती है तो पाई आर, लेकिन ये हाफ के भी हाफ पर है मतलब 1/4 पर है, तो पाई आर बाई 2 इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई, पाई आर बाई 2 पे इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसका सेंटर मास कितनी दूर हो जाएगा, पाई आर बाई 4 पर, क्योंकि जितनी लेंथ है उसके हाफ पर है, तो लेंथ इसकी पाई आर है, नीचे जब ये चली जाएगी तो पाई आर बाई 4 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फाइनल यदि मैं बात करूँ तो वही हाफ एम वी स्क्वायर और एम जी एच, तो एम जी इंटू एच कितना है इसका, पाई आर बाई 4। ये तो हो गई फाइनल की बात। इनिशियली की बात करें, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यदि आप में लिखोगे यार, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए वही आपको करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 to 90 करना, लेकिन आपका इनिशियली जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी, एम जी इंटू एच, मतलब इसके सेंटर ऑफ मास की यहाँ से आए। तो भाई आपको जान के खुशी होगी बहुत ज़्यादा कि अभी भी इस केस में भी सेंटर ऑफ मास 2r/पाई ऊपर ही होगा, क्योंकि y डायरेक्शन का जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज नहीं हुआ। x डायरेक्शन में अभी x डायरेक्शन का जो सेंटर ऑफ मास था एकदम मिड पॉइंट पे था जब ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट थी तब, लेकिन अभी x डायरेक्शन का सेंटर ऑफ मास कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर तो मास रहा ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन का शिफ्ट होगा, लेकिन y डायरेक्शन का शिफ्ट नहीं होगा, 2r/पाई पर ही आएगा। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि मुझे पता था, लेकिन आप इसको सॉल्व करके देखना, 0 to 90 डिग्री इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करना, तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर आपने इसका मास m मान लिया, ठीक है मान लिया, हो सकता है ना ये चेन ज़्यादा डेंस हो, तो जितनी पहले वाली चेन अलग थी उसमें इतने वाले पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तब उसका मास m था, ये सिर्फ 1/4 पे डिस्ट्रीब्यूट है तब भी इसका मास m है, क्योंकि ये भारी है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। हो सकता है मास कुछ अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं, मास अलग भी होगा तो m डैश कर देना भाई। आप यदि ये मान के चलोगे सेम ही चेन है, वही वाली सेम चेन है, चेन वही वाली है, बस आपने उसको यहाँ से आधा काट दिया, तब क्या होगा, जो m/2 हो जाएगा हर जगह पे, तब ये मास m/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों हो जाएगा m/2, क्योंकि चेन सेम थी, जो चेन अभी आपने यूज करी थी सिर्फ आपने उसको आधा यहाँ से काट दिया, तो होगा क्या कि आधा मास यहाँ से चला गया, यदि टोटल मास वो m था तो बचेगा कितना, m/2। वो डिपेंड करता है इसने चेन अलग दी है या डिफरेंट कुछ चेंज किया या नहीं किया, तो ये आप इजीली निकाल सकते हो या नहीं। आ रहा बहुत, अरे बोलो कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत बोलो जी वाला। ये क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन मज़ा तो अब आएगा जी, पहले टाइम देख लूँ मैं जी, नहीं तो मुझे जाना है कॉलेज, अब मैं हो जाऊँगा लेट। टाइम मैं देखता हूँ 37, ओके 8:30, सो आई हैव इनफ टाइम, so we can solve one interesting question. So question now we will introduce the फ्रिक्शन ऑल्सो, ओके, इंट्रोड्यूस द फ्रिक्शन। अभी तक जो मैंने किया था उसमें अपन क्या कर रहे थे कि फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन अभी एक केस है, ये एक चेन है जी, मुझे नींद क्यों नहीं आती है, मुझे चेन क्यों नहीं याद है, ये चेन है जी, ये चेन है पूरी लॉन्ग चेन है, ठीक है। मैं आपसे पहले तो ये पूछता हूँ कि भाई यहाँ पर फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, इस वाले इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इस चेन के, जो इस पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई है उसके और इसके बीच में म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको ये बताना है कि कब तक ये चेन बैलेंस रहेगी, और जब वो बैलेंस रहेगी तो ये वाली लेंथ कितनी होगी भाई, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, और ये मैंने टोटल लेंथ मानी है इस चेन की एल, तो ये हो जाएगी एल माइनस एक्स। यदि इस चेन की टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल है और इसमें से ये एक्स है, तो ये एल माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। इन दोनों को ऐड करो, एल माइनस एक्स और एक्स को, तो एल ही आ रही है वैल्यू, मतलब टोटल लेंथ एल है, इसकी टोटल लेंथ एल है, और जिसमें से एक्स पार्ट ये लटका हुआ है तो ये वाला एल माइनस एक्स हो जाए।
अब आपको बताना है कि इसको बैलेंस रहने के लिए, इसी कंडीशन में रहने के लिए ये बताओ कि ये लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, मतलब कितनी लेंथ मैक्सिमम लटक सकती है। उससे ज़्यादा जैसे आप लटकाने की कोशिश करोगे लेंथ को, ये पूरी की चेन नीचे आ जाएगी। पहले तो आप ये बताओ। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो mg की वैल्यू, मतलब इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स द्वारा बैलेंस हो जाना चाहिए। तो भाई इस वाले पार्ट का वो होगा कितना, मतलब mg की वैल्यू होगी कितनी, मतलब टोटल मास इसका m है। यदि टोटल मास m है, कब, जब लेंथ l है तो मास है m। जब लेंथ 1 हो तो मास हो जाएगा m/l। जब लेंथ x हो तो ये हो जाएगा m/l इंटू एक्स। मतलब इस वाले पार्ट का जो मास है वो है m/l इंटू एक्स, इस वाले पार्ट का जो नीचे लटक रहा है। तो इस वाले पार्ट का मास कितना हो जाएगा बताओ, m/l इंटू l माइनस एक्स। समझ आई ये बात आपको? ये बात तो समझने में ऐसी थी। यदि टोटल मास l है, कब, जब लेंथ l है तब मास m है। जब यूनिट लेंथ हो, 1 यूनिट लेंथ हो, तब इसका मास m/l हो जाएगा। यदि लेंथ x हो, मतलब इस वाले पार्ट का मास निकालना चाह रहे हैं, तो मास कितना हो जाएगा m/l इंटू एक्स। यदि इस वाले पार्ट का निकालोगे तो m/l तो सेम ही रहेगा यूनिट के लिए, लेकिन अभी लेंथ कितनी है l माइनस एक्स, तो इसका मास आ जाएगा l माइनस एक्स। तो दोनों के मास आपने निकाल दिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स को बैलेंस करना है कि इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, इसके इस वाले पार्ट के द्वारा जो mg लग रहा है वो बैलेंस होना चाहिए इसके फ्रिक्शन के। यदि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना पीछे की डायरेक्शन, क्योंकि रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी रहेगी यहाँ पर, ये जैसे नीचे गिरना चाहेगी तो भाई रिलेटिव मोशन होना चाहेगा, मतलब ये आगे जाना चाहेगी, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी। रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया तब तो आप यहाँ पर म्यू के यूज़ करोगे, लेकिन अभी रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी आपने क्या देखा है, यहाँ पर रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ, लेकिन इसकी टेंडेंसी किधर है, इधर जाने की, mg की वजह से ये इधर जाना चाह रहा है, मतलब फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होने चाहिए, इसकी वजह से mg कितना हो जाएगा इसकी, इस पार्ट की वजह से, तो इसका मास m/l इंटू एक्स इंटू जी, ये इसके लिए ये हो गया। ओके, अब ये बैलेंस होगा इस वाले पार्ट के फ्रिक्शन की वजह से, तो इसका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। ठीक है, यहाँ पर ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा ये बताओ। इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है एकदम, l माइनस एक्स इधर है, तो ये यहाँ से l माइनस x/2, इस वाले पॉइंट से भी l और इधर से भी l माइनस x/2, इतनी दूरी पे, मतलब कहीं यहाँ एकदम मिडिल पॉइंट पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पे यदि बात करें तो भाई सेंटर ऑफ मास पे नीचे की डायरेक्शन में इसका mg लगेगा। m मतलब ये वाला m/l इंटू l माइनस एक्स, क्योंकि इसका मास यही है ना, तो यहाँ पर एक mg लगेगा, m' लिखता हूँ, m' की वैल्यू आप समझ गए, ये है mg और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg, क्योंकि और कोई वाई डायरेक्शन में फोर्स है नहीं, मतलब नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस करेगा। तो यहाँ से म्यू इंटू एन की वैल्यू m' की वैल्यू यहाँ से दिख रही है आपको, m/l इंटू l माइनस एक्स, ये हो जाएगा इसका मास m इंटू जी। ओके, जब दोनों को आपने किया इस तरह से, तो यहाँ से m/l इंटू जी कट हो गया, तो x की जो वैल्यू आ रही है म्यू इंटू l माइनस एक्स, x की वैल्यू आ रही है, तो x इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ म्यू l माइनस म्यू एक्स। यदि x को इधर लेके आ जाऊं तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू एल। यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है भाई म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो कुल मिला के बात समझ आई, जो पार्ट लटक रहा है उसकी लेंथ कितनी है, म्यू एल इंटू 1 प्लस म्यू। जो पार्ट यहाँ से लटक सकता है मैक्सिमम वो म्यू एल इंटू 1 प्लस म्यू। इससे ज़्यादा जैसे ही आपने इससे थोड़ा सा भी चेन को नीचे खींचने की कोशिश करी और तो ये पूरी की पूरी चेन नीचे आ जाएगी। सिर्फ मैक्सिमम इतनी लेंथ तक ही लटक सकता है, तभी तक इसको बैलेंस कर सकते हैं, तभी तक अपन ने इसको बैलेंस कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ही तो म्यू एन होती है। समझ रहे हो आप मैक्सिमम लेंथ क्यों बोली मैंने, क्योंकि मैंने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया ना यहाँ पर म्यू इंटू एन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है भाई, ये फ्रिक्शन का नॉलेज होना चाहिए आपको। यदि इससे कम फ्रिक्शन भी लग सकता है, कब लगेगा, जब ये चेन थोड़ी सी और ऊपर हो, मतलब mg तो अभी भी लग रहा है, लेकिन फ्रिक्शन लिमिटिंग नहीं होगा, उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन नहीं होगी, कुछ वैल्यू होगी जो कि कम होगी, इससे कम होगी वैल्यू। लेकिन मैंने अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया, मतलब इससे थोड़ा सा भी आपने चेन को नीचे खींचने की कोशिश करी, अब ये चेन नीचे ही गिरेगी डायरेक्ट। तो कितनी लेंथ इसकी लटक सकती है मैक्सिमम, म्यू एल म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। इससे ज़्यादा लेंथ आपने नीचे खींची, x से ज़्यादा जैसी बढ़ाई, तो ये पूरी की पूरी चेन नीचे गिर जाएगी। ठीक है, तो ये हो सकती है। क्या ये वाली लेंथ बता सकते हो आप कि कितनी लेंथ ऊपर पड़ी रहेगी, तो l माइनस एक्स, ये पड़ी रहेगी तो l
माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो इसको मैं लूँगा यहाँ से, तो म्यू एल, अरे यार नीचे लिख दिया, आपको शायद देख नहीं रहा होगा। तो भाई एक्स की वैल्यू तो कितनी आई, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। ऊपर कितना पार्ट पड़ा है वो मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो एल माइनस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करी, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। यहाँ से मैं इसको इधर ले जाऊँगा तो ये एल प्लस म्यू एल माइनस म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ये म्यू एल चला जाएगा, एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो ऊपर जो पार्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है ये वाला पार्ट, इसकी लेंथ कितनी है, एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू लिख दो पहले, तो एक्स जो पार्ट लट रहा है म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, और जो पार्ट यहाँ पर रखा हुआ है मतलब एल माइनस एक्स, उसकी वैल्यू है एल अपॉन 1 प्लस म्यू। ओके, ये दोनों चीज़ें आपने निकाल दी, एल अपॉन 1 प्लस म्यू एंड म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। ये पहले आप डाइजेस्ट करो इसको, पीठ में एकदम पचाओ इसको, पचाओ पचाओ पचाओ, पचाने की कोशिश करो जी। बोलो जी बोलो मुझको क्या हुआ है, अरे पगला से बोला मुझको क्या हुआ। ये आप निकाल दोगे तो ये आप याद भी रख सकते हो भाई। अरे यार मेरा कैमरे का फोकस तो नहीं हिल गया, कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। थोड़ी सी टेबल को इधर खींचने की कोशिश करता हूँ और मैंने टेबल से कैमरे को सेपरेट कर दिया। देख लूँ फोकस ख़राब तो नहीं हो गया भाई, फोकस ख़राब तो नहीं हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपने निकाल दी लेंथ, कितनी लेंथ नीचे पड़ी रहेगी और कितनी लेंथ ऊपर रहेगी, ये आपने निकाल दिया। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मैंने किया 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 किया, इसको मैं हटा दूँ या फिर बता दूँ, नहीं हटाऊँ, हटा देता हूँ आपके लिए, आसान कर देता हूँ। अच्छा इसको हटा दिया मैंने। अभी देखते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूँ, सब चीज़ हटा दें यार, अब तो सब चीज़ निकाल दी ना, ये हटा दिया। अब ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि ये वाला पार्ट जो लटक रहा है वो कितना होता है, म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, और जो पार्ट टेबल पर रखा हुआ है वो होता है एल अपॉन 1 प्लस म्यू। मैं आपसे पूछ ये रहा हूँ कि मैंने इसको थोड़ा सा नीचे खींच दिया हो, यहाँ से जैसे थोड़ा सा नीचे खींचूंगा ये पूरी की पूरी चेन नीचे आने लगेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जब चेन नीचे आएगी, कंप्लीटली जब तक नीचे आएगी, तो फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन बताना अभी आपको। तो बताओ वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसे बताओगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कैसे बताओगे? क्या आप म्यू इंटू एन करोगे, इंटू लेंथ का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये वाली एल माइनस एक्स का, बोलो म्यू इंटू एन करोगे, एल माइनस एक्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा, ऐसा सोचते हो कि आप? तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो जी, बिल्कुल गलत सोचते हो। क्यों क्यों सोचते हो? क्योंकि एल ये वाली टोटल लेंथ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा हमेशा। जैसे देखो क्या होगा, जैसे चेन नीचे जाएगी तो पहले इस पूरे पार्ट में फ्रिक्शन लग रहा है एल माइनस एक्स पे, फिर थोड़ा सा चेन का पार्ट नीचे चला गया, अब उस वाला जो पार्ट नीचे चला गया उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि फ्रिक्शन इस वाली सरफेस पे तो है नहीं, वर्टिकल वाली पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब जो पार्ट नीचे चला गया उस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो फिर किस पे लगेगा, बचे हुए पार्ट पे, फिर वो भी पार्ट अब नीचे चला जाएगा तो फिर बचे हुए पार्ट में, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू भाई चेंज होती जा रही है। और किसके साथ में, जैसे जैसे चेन नीचे गिरती जा रही है फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। देखा जाए तो क्यों होती जाएगी, क्योंकि अब ये एल की वैल्यू, मतलब इसकी जो जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पार्ट कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो आप एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा के म्यू इंटू एन इंटू एल माइनस एक्स ये करके तो फ्रिक्शन नहीं निकाल सकते, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है, वो तो वेरी कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए भी, इंटीग्रेशन कैसे करोगे, यहाँ से एक्स दूरी पर एक dx मास ले लोगे, x दूरी पर dx मास ले लोगे, और फिर इसके लिए फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ dx, ये वेरिएबल फोर्स का वर्क डन होता है। क्योंकि अभी फ्रिक्शन अपनी वेरिएबल फोर्स बन गई तो आपको इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके ही वर्क डन निकालना पड़ेगा कुछ तो करना बढ़िया। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं, और वेरिएबल फोर्स का वर्क डन ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स बताइए, फ्रिक्शन फोर्स निकाल दीजिए, एफ डॉट डी एक्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। देखो भाई इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इस वाले पार्ट पे तो यहाँ से एक्स दूरी पे जो डी एक्स पार्ट काटा है उस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा भाई, इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा भाई। तो इस पर फ्रिक्शन निकालने के लिए फ्रिक्शन अलग से निकाल दो, एफ फ्रिक्शन, ये एफ लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इसी का वर्क निकालना है, म्यू इंटू एन,
ओके, म्यू तो है अपना कांस्टेंट, ठीक है। एन, इस वाले पार्ट के लिए एन की वैल्यू, इस वाले पार्ट के लिए एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो इस वाले पार्ट के लिए एन इक्वस टू डी एम इंटू जी, नीचे जो इसमें एक डी एम इंटू जी लगेगा, ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन छोटे से पार्ट के लिए, तो डी एम इंटू जी। डीएम क्या है, इस छोटे से पार्ट का मास, वो कैसे निकालोगे? यदि ये टोटल लेंथ रहती एल माइनस एक्स, यदि टोटल लेंथ एल माइनस एक्स है, तब इसका मास अभी अभी निकाल चुके हैं कितना होता है, तब अभी अभी निकाल सकें इसका मास कितना है। टोटल लेंथ, टोटल यहाँ तक का मास एम था, यूनिट का कितना एम बाई एल, और तो इसका कितना निकाला था, ये एम मान निकाला था ना, अभी निकाला था ना इस वाले पार्ट का मास। इस वाले पार्ट का मास यदि ये है, इस वाले पार्ट का मास यदि ये है, तो भाई डी एक्स पार्ट मतलब डी एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डी एम की वैल्यू आ गई, यही डी एम की वैल्यू है भाई। कैसे निकाली, आपको समझ में आई? इस वाले पार्ट का मास ये है, इस वाले पार्ट का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मास है वो ये है, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा ना यार, इसका स्क्वायर आएगा ना यार। कैसे आए, समझ में आया? नहीं आया, मुझे पता है ये समझ में नहीं आया, मुझे पता चल गया। अब मैं बताता हूँ, देखो कैसे निकाला मैंने। इस वाले पार्ट का मास मतलब एल माइनस एक्स जब लेंथ है, जब लेंथ एल माइनस एक्स है, तब मास कितना है, इसका मास अभी अभी अपने निकाला था, जब लेंथ एल माइनस एक्स है तब इसका मास ये आता है, ठीक है। जब लेंथ एल माइनस एक्स है, जब यूनिट लेंथ है तो ये हो जाएगा एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स अपॉन एल माइनस एक्स, यूनिट लेंथ है तो ये हो जाएगा। जब लेंथ डी एक्स है तब इसका मास कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब बोलो, अब समझ में आई बात या नहीं आई? अब बोलो ये बात अभी आपको समझ में आई या नहीं आई? बोल दो, अरे शर्माओ नहीं यार। एम बाई एल इंटू डी एक्स कैसे आई, आपको समझ में आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब लेंथ एल माइनस एक्स है तब इसका मास ये अभी अपन ने निकाला था, जब यूनिट लेंथ हो मतलब 1 होगी तो ये नीचे चला जाएगा, ये मास आ जाएगा। ओके, ये समझ चुके? तो डी एक्स मास होगा तो ये, तो यहाँ से वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू इंटू डी एम, डी एम की वैल्यू, ये डी एम है ना, डी एक्स लेंथ है तब ये मास है, मतलब ये डी एम आएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू जी। ओके 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 ओके। यहाँ से लिमिट रखो, x की वैल्यू यहाँ से ली है ना आपने, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे x की वैल्यू होगी 0, और इस वाले पॉइंट पे जब पहुँचेंगे मतलब 0 से लेके l माइनस एक्स तक, 0 से लेके l माइनस एक्स तक आपको इसकी लिमिट रखनी है। तो यहाँ से आप ये चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू एम बाई एल जी इंटू एक्स, इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन आया, जो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आया, वो आया म्यू एम जी बाई एल अपॉन एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स की वैल्यू मुझे पता है, एल अपॉन 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क आया वो आया म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क आया म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू। बोलो बोलो जी, बोलो बोलो जी, बोलो मुझको क्या हो गया है, न न न न न न न न न। बोलो, यही आएगा? बोलो बोलो बोलो। तो आंसर है नो, ये नहीं आएगा, इसमें कुछ गलती, दिल गलती कर रही, गलती कर। यहाँ पे आपने ध्यान दिया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो फोर्स आया जी, फोर्स आया जी, फोर्स आया जी, फोर्स आया। अभी आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी तो करना पड़ेगा। यहाँ से x दूरी पे आप जाके dx मास काट रहे हो, तभी तो आपको वर्क डन मिलेगा इस वाले मास का। इस वाले मास का वर्क डन कैसे मिलेगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है dx पे, वो मल्टीप्लाइड हुआ ये डिस्प्लेसमेंट, ये करना पड़ेगा आपको जी। बोलो जी। तो ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरह से ऊपर लिखते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कांस्टेंट को कॉमन ले लेते हैं
और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखोगे 0 टू एल माइनस एक्स। एल माइनस एक्स की वैल्यू मुझे पता है एल अपॉन 1 प्लस म्यू। ये लिमिट जब मैं इसके अंदर पूछ करूँगा तो म्यू एम सी अपॉन 2 एल, इसको ले लेते हैं इधर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये यहाँ से वर्क डन आया म्यू एम जी अपॉन 2 एल इंटू एल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। एक एल यहाँ से आप कट करते रहना, ये एल कट जाएगा, फाइनल फॉर्मूला आएगा म्यू एम जी वाई 2 इंटू एल अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ओके जी, 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर है ये ध्यान रखना भाई, कैसे मैंने किया ये। ओके 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर है, लिमिट ही तो रखिए भाई, बोलो भाई एल स्क्वायर म्यू एम जी। इस तरह से आप इसको कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, बोलो। ये आंसर आपका आ जाएगा या नहीं आएगा, इसमें कोई भी डाउट है आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वर्क डन निकालना था फ्रिक्शन का, तो वही फ्रिक्शन फोर्स मैंने निकाल दिया इस तरह से म्यू इंटू एन। एन मतलब इस वाले पार्ट पे जो नॉर्मल रिएक्शन, इस वाले पार्ट पे नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर एन, नीचे डी एम इंटू जी। छोटा सा मास डी एम कैसे निकालोगे मैंने तरीका बता दिया कि डी एम निकालने का तरीका, उससे एम बाई एल इंटू डी एक्स वैल्यू आई थी, म्यू इंटू एम इंटू जी, ये तो हो गया फ्रिक्शन फोर्स, मल्टीप्लाइड बाई वो किस डिस्टेंस पे एफ इंटू एक्स होता है ना। अच्छा नहीं समझे आप, फोर्स 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 तो निकाल दिया फ्रिक्शन फोर्स, ये जो भी आया ये वैल्यू आ गई थी, ठीक है। वर्क निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस वाले पार्ट को कितना डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, तब तक इस पर फ्रिक्शन लगता रहेगा, कितनी दूरी तक फ्रिक्शन लगेगा, वही तो होता है भाई वर्क डन बाई फ्रिक्शन, या वर्क डन बाई कोई भी फोर्स निकालना हो तो उस पर जो फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाई बाई कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भाई इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस वाले पार्ट का, तो ये इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक चलेगा, मतलब ये एक्स डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि ये मैंने डिस्टेंस एक्स मानी थी ना, तो ये एक्स डिस्टेंस चलेगा, तो इस पर कितने टाइम कितना वर्क डन होगा, फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाई कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका एक्स होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ये एक्स से मल्टीप्लाई किया इस तरह से, और इसकी लिमिट लगा दी, एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जा रही थी तो यहाँ पर एक्स 0 हो जाएगा, और इस जगह पे जाएंगे तो एल माइनस एक्स, और एल माइनस एक्स की वैल्यू मुझे पता थी तो मैंने लिमिट लगाई, सॉल्व किया, आंसर ये आ गया। तो मुझे वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया। लेकिन एक और पार्ट इसका आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स आ गया, कितना आया म्यू एम जी अपॉन क्या आया यार 1 प्लस म्यू का स्क्वायर इंटू एल, यही आया था क्या यार, देख लेना भाई यही आंसर आया था कि नहीं, म्यू एम जी यही आया था। अच्छा ये तो ऐसे था ना, तो ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स आ गया। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि आपने क्या किया कि इसको थोड़ा सा खींचा, नीचे खींचा, तो ये पूरी चेन नीचे आ जाएगी। अब मैं आपसे यदि पूछ लूँ कि अब मुझे बताओ, ये चेन एकदम इस तरह से हो चुकी है भाई, वर्टिकल पोजीशन में आ गई पूरी की पूरी चेन, मुझे चैन तो आई, मुझे नींद भी आई, मुझे क्या तड़प आई मेरी। अब ये पूरी की चैन इधर आ गई भाई, ऐसे के ऐसे आ गई, ठीक है। तो पहले ये बताओ, इस वाले पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूँ, इस वाले पॉइंट से इसकी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल लेंथ आ गई अभी नीचे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी L/2। तो भाई अब आप इसमें क्या एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस लगा सकते हो, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा मत देना, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। तो आप ऐसा कर सकते हो क्या, ये तो लगा ही सकते हो, ये तो हमेशा वैलिड है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखना पड़ेगा, तो वो मुझे ऑलरेडी पता है, म्यू एम जी एल अपॉन 2 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू ई फाइनल के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई। ओके जी, मैं ऊपर लिख दूँ जी, तो इस डायरेक्शन, इसमें तो ये वर्क तो रखोगे इधर, मैं बार बार नहीं लिखूँगा, तुम अपने आप लिख लेना, ये वर्क डन तो इधर रखो, मैं ये लिखने की कोशिश करता हूँ। फाइनल एनर्जी इसकी फाइनल हो जाएगी भाई, क्योंकि ये नीचे गिर रही है, तो भाई इसकी कुछ वी वेलोसिटी मान लेते हैं, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ये इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, लेकिन प्लस या माइनस, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट से नीचे है, तो माइनस एम जी इंटू एच, इसका सेंटर मास यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे है, तो ये हो जाएगी, ये मैंने वैल्यू लिख दी इसकी के एफ प्लस यू एफ की, के एफ की वैल्यू कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वेव वेलोसिटी से नीचे कर रही है, हाफ एम वी स्क्वायर,
और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूँ, ये रेफरेंस पॉइंट माना था तो इससे नीचे इसका सेंटर ऑफ मास चला गया तो माइनस एम जी इंटू एच, एच मतलब ये वाली सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, तो ये मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया यहाँ पर। माइनस के इनिशियल ये रेस्ट पे थी भाई, इस वाले पॉइंट पे तो ये रेस्ट पे थी, इसको थोड़ा सा खींचा तभी तो ये वेलोसिटी आई, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि भाई इस वाले रेफरेंस, मैंने इसको रेफरेंस लिया, ये मैंने रेफरेंस लिया इसको, तो भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से तो होगी नहीं क्योंकि ये तो रेफरेंस लाइन पे ही रखी हुई है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इसकी इस वाले पार्ट की वजह से होगी जो लटका हुआ था, तो इसकी वजह से कितनी होगी एम जी एम, लेकिन इसका मास एम, किसका मास, इसका मास, इसका मास कितना एम बाई एल इंटू एक्स, एक्स की जगह वो वैल्यू पुट कर देना, मैं नहीं कर रहा। एम इसका मास, ये पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है भाई इस वाले पार्ट की, तो इसका मास एम इंटू जी इंटू एच, मतलब इस वाले पार्ट के लिए एच की वैल्यू, मतलब इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास कितना दूरी होगा, तो ये होगा यहाँ से एक्स बाई टू। बोलो 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 बोलो, देखो फिर वापस बता देता हूँ, डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस इनिशियल मैंने लिख दिया। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन मैं अभी निकाल चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब मैं के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये यहाँ से वी वेलोसिटी से नीचे गिर रही तो हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ पे लिख दी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पूरी चेन अब नीचे आ चुकी है तो इसकी लेंथ L/2 नीचे पहुंच गई, मतलब रेफरेंस लाइन से L/2 नीचे, तो mg इंटू L/2, क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे इसलिए माइनस लगा दिया, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। माइनस अब के आई की मैं बात करूं, क्योंकि ये रेस्ट पे थी तो चेन की कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, जीरो। अब मैं बात करता हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टेबल रखा हुआ है और इसी को मैंने रेफरेंस लाइन माना है, मतलब इसकी वजह से कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस वाले पार्ट की वजह से। तो इस वाले पार्ट का पहले मास लिखना पड़ेगा, और इस वाले पार्ट का मास अभी निकाल चुके हैं अपन, एम बाई एल इंटू एक्स आता है, तो पहले मास लिख दिया इंटू जी इंटू एच, मतलब इस वाले पार्ट के लिए एच की वैल्यू, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इस रेफरेंस लाइन से कितना नीचे, तो ये एक्स बाई टू नीचे, तो एम जी ये एक्स बाई टू मैंने कर दिया, बस यही तो लिखा है यहाँ पे, और एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, एक्स की वैल्यू ये है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये हाफ एम वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन वैसे आने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन क्यों करना चाहिए, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से बहुत सारे, आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कितना भी टफ लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली हैंडल कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अच्छा अभी मैं एक चीज़ थोड़ी सी मैं बता दूँ आपको, ये यहाँ पर मैंने x जो लेंथ ली है ना उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि x दूरी पे जाके जो मैंने dx मास काटा था उसका इस x से कोई रिलेशन नहीं है। आप चाहो तो इसको x को चेंज कर लो, इस x की जगह आप लिख दो p, ये p मान लेते हैं, तो ये l माइनस पी, ठीक है। ये एक p कांस्टेंट है, ये l माइनस पी वैल्यू कांस्टेंट है जो अपन निकाल चुके हैं। ये x एक वेरिएबल मैंने डिस्टेंस ली थी, ठीक है। तो मैं दोनों में कन्फ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर भी आपने x लिख दिया, यहाँ पर आप समझ रहे हो ना, भावना को सम्मान कर रहे हैं। ये वाली एक्स जब ये वेरिएबल थी इस चक्कर में पहले इसको एक्स मान लिया था, लेकिन इस वाले एक्स का इस धारावाहिक का आपस में कोई संबंध नहीं है, समझ रहे हो। ये वाली तो वैल्यू निकाल चुके हैं और ये वैल्यू ये रही, अब ये वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो ये पी कर दो। सर पूरा का पूरा दिमाग गड़बड़ कर दिया आपने। अरे कुल मिला के बात ये है, मैं बोलना चाह रहा हूँ ये वाली एक्स और इस वाले एक्स में कंफ्यूज मत होना है, मतलब एक्स मतलब वेरिएबल के लिए मैंने काउंट कर लिया, क्योंकि ये पहले ये वाली लेंथ वेरिएबल थी इसलिए मैंने उसको इनिशियली एक्स मान लिया था, लेकिन दूसरे वाले केस में जब एक्स लिया तो मतलब ये डिस्टेंस है, मतलब है इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग है। वेरिएबल को शो करने के लिए एक्स वैल्यू मान ली, दोनों जगह एक्स मान ली, ये मेरी गलती थी, तो दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका। और इस तरह से आज की कहानी समाप्त कर देते हैं, तो थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।